नमस्कार। स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज सामान्य अध्ययन का 169वां टेस्ट नंबर है, टेस्ट नंबर 169। पहला प्रश्न है, इनमें से किसे यानी कि निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता था? क्या है इनमें से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता था? मोइनुद्दीन, फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया या फिर नसीरुद्दीन? इनमें से किसको चिराग दिल्ली कहा जाता था? कौन है? तो नसीरुद्दीन साहब थे उसमें जो चिराग ए दिल्ली कहा जाता था। डी नंबर सही होगा। शेख नसीरुद्दीन महमूद इनका पूरा नाम था और शेख निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। यह अपनी पदवी चिराग ए दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग के नाम से प्रसिद्ध हुए। दूसरा प्रश्न है, 1909 का अधिनियम संबंधित था। 1909 का अधिनियम संबंधित था। कल इसके संबंध में एक प्रैक्टिस सेट में जो कुछ डिस्कस हुई थी 1909 के अधिनियम के संबंध में, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से या फिर विकेंद्रीकरण से, दैत्य शासन से, विधान परिषद से, क्या था 1909? यही पहला रहेगा। पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से सांप्रदायिक तौर पर ये जाना गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1909 का अधिनियम ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत क्या हुआ? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया? अकबर के साथ किस परिवार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया सर्वप्रथम? राठौर, सिसोदिया, कछवाहा या फिर चौहान? ये कछवाहा लोग रहे। सी नंबर सही हो गया। थर्ड का क्या नंबर रहेगा? सी। आमेर का शासक राजपूत कछवाहा वंशी थे ये लोग। भारमल, बिहारी मल इनको कहते थे। अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत शासक था। यह पहला राजपूत शासक भी था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? इनमें से कुछ अधिनियम दिए हैं, इनमें से किस अधिनियम के बाद किस अधिनियम से बर्मा जो है भारत से अलग हो गया? म्यांमार की बात हो रही है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 किसके तहत अलग हुआ? चौथे प्रश्न की हम बात कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की रहा 1935 का। सी नंबर सही हो गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में क्या हुआ? बर्मा जो है भारत से अलग हो गया। निम्न में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? इनमें से कुछ मकबरों का डिस्कस किया गया है। कौन इनमें से जो है भारत से बाहर मौजूद है? हुमायूं का, औरंगजेब का, जहांदार शाह, ये कुछ नाम दिए हैं शासकों बादशाहों के। और इनमें से किसका मकबरा जो है भारत से बाहर है? जहांगीर का। तो हुमायूं का भी इंडिया में, औरंगजेब का भी, जहांदार शाह का भी, लेकिन जहांगीर का मकबरा इंडिया में नहीं है। डी नंबर सही हो गया। यह है तो बाहर। जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर लाहौर में रावी नदी के किनारे शहदरा नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ है? शहदरा नामक स्थान पर स्थित है। जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई थी। कब हुई थी? 1627 में। जहांगीर का मकबरा जो है नूरजहां ने
बनवाया था। छठा प्रश्न कहता है कि वर्तमान भारत में सर्वप्रथम किस लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया? इनमें से कुछ लड़ाइयाँ दी हैं, युद्ध दिए हैं। इनमें से सबसे पहले तोपों का प्रयोग किस में किया गया? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, या फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध में ही प्रयोग कर लिया गया था। ये नंबर सही हो गया। चौथे से कम मतलब उपरोक्त सभी था, ठीक है। तो इसका कौन सा ए नंबर ही सही होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध में तोपों का युद्ध सर्वप्रथम कर लिया गया था। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है। सॉरी। तो कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, या फिर सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, राज्य अपहरण नीति, क्या है? राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो सहायक संधि तो लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की, बिल्कुल। राज्य अपहरण की नीति तो ये थे डलहौजी। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी सही है, हिसाब से ऊपर वाले नहीं। स्थायी स्वशासन लॉर्ड रिटन के लिए नहीं, स्थानीय स्वशासन की बात होगी, लॉर्ड रिटन नहीं है इनमें से। ये नंबर गलत हो गया, नहीं है के हिसाब से, और बाकी सब सही है। तो स्थानीय स्वशासन जानते हैं किसने शुरू किया था भारत में? रिपन को कहा जाता, ना कि रिटन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882, क्या है? 1882 से भारत में आधुनिक स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है, 1882 से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में अपने किस अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया? क्या जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, किसकी बात हो रही? इन द ईयर 1896 में अपने किस अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया? 1896 की बात है। लखनऊ अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में, या फिर मुंबई अधिवेशन में? तो ये था कलकत्ता अधिवेशन में बहिर्गमन के सिद्धांत को क्या किया? बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया 1896 में कोलकाता के अधिवेशन में। सी नंबर सही हो गया। कुछ व्याख्या देख लेंगे। वही चीज़ 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। 9वां प्रश्न है, निम्न में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा? रविंद्रनाथ टैगोर जी को महान प्रहरी किसने कहा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा कि महान प्रहरी हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी को, इन्होंने कहा। बी नंबर सही हो जाएगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी, द ग्रेट सेंटिनियल, महात्मा गांधी ने कहा सेंटिनल। और क्या कहा? महात्मा गांधी जी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे, जो स्वतंत्रता संघर्ष है स्वतंत्रता के लिए, प्राप्ति के लिए, उसके पीछे नैतिक बल प्रदान करने का काम करते थे, इसलिए महान प्रहरी कहा। मेघालय का लोक नृत्य है इनमें से, मेघालय का लोक नृत्य क्या है इनमें से? नाटी लोहो, बम्बू नृत्य, या फिर खानटुम? तो 10वां प्रश्न है ये रहेगा लोहो। बी नंबर सही हो गया।
मेघालय का लोक नृत्य इसमें से लोहो है। लोहो, लोहो, लोहो और लहो, लहो भी कह सकते हैं। लोक नृत्य मेघालय से संबंधित है, जबकि नाट्य नृत्य कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से है। बम्बू एवं खानटुम नृत्य मिजोरम से है। नाटी कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से है। और ये तो मेघालय से हो गया। और ये दोनों कहाँ से हो गए? मिजोरम से। बम्बू नृत्य और खानटुम। 11वां प्रश्न है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? मोहम्मद सादुल्लाह, ए के अय्यर, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। इनमें से संविधान का पांडुलेखन कौन सा सदस्य नहीं इनमें से? तो 11वें प्रश्न के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे तो ये तो थे मोहम्मद सादुल्ला थे, ए के अय्यर भी थे, मुंशी भी थे, लेकिन ये नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। डी नंबर सही हो गया 11वें का। 12वां प्रश्न है, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से यानी कि निम्न में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? एक बीज के अंकुरण के लिए इनमें से कौन सी परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मिट्टी, पानी, ऑक्सीजन, पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन, उचित तापमान, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान, ऑक्सीजन का, या फिर प्रकाश। कौन सी परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? 12वां प्रश्न कहता है, देखिए एक बीज के अंकुरण के लिए पानी भी चाहिए, उचित तापमान भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। तो बी नंबर सही हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। यहाँ पर कुछ व्याख्या देख लेंगे। बीजांकुरण यानी कि जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए क्या चाहिए? पानी तो चाहिए ही, उचित तापमान, ऑक्सीजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जबकि सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है। असल में पौधों में बीजांकुरण 2 प्रकार का भूमि में परिक होता है, एपिजियल होता है और दूसरा क्या? हाइपोजियल होता है। बीजांकुरण क्या होता है? सीड जर्मिनेशन के लिए क्या होता है? एपिजियल, एपिजियल और हाइपोजियल 2 प्रकार का होता है। डिटेल अभी कुछ चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा रोग होता है। किसकी बात हो रही? पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा रोग कौन सा होगा? पास्चुरेला, प्लेग रोग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग या फिर फाइलेरिया। तो इसमें प्लेग रोग होता है। पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से क्या होगा? प्लेग रोग होता है। चूहों की भूमिका भी रहती है भाई। प्लेग एक संक्रामक रोग है, पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। यह रोग चूहों के शरीर पर रहने वाले पिस्सुओं द्वारा होता है। चूहों के शरीर पर कुछ पिस्सू रहते हैं, उसकी वजह से प्लेग रोग होता है। बहुत भयानक बीमारी किसी जमाने में थी, तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की बीमारी थी ये। नीम में कौन सा रसायन पाया जाता है? इनमें से फेरोमोन्स पाया जाएगा। नीम का वैज्ञानिक नाम है एजा डायरेक्टिका इंडिका। एजा डायरेक्टिका, एजा डायरेक्टस कह लीजिए, इंडिका। नीम में जो केमिकल पाया जाता है ये बताना है आपको। फिरोमोन्स होता है, लेमिनेरिया होता है, एजा डायरेक्टिन होता है। उपरोक्त सभी कौन सा है? तो यही रहेगा, एजा डायरेक्टिन रहेगा। एजा डायरेक्टिका इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम ही है, वनस्पतिक नाम, तो इसी से समझ जाइए। सी नंबर सही हो गया। नीम में एजा डायरेक्टिन नामक रसायन पाया जाता है। इसमें कीटनाशक या फिर कवकनाशक गुण होते हैं। इससे हानिकारक कीटों की क्या होती है? प्रजनन क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। कीटों के लार्वा एवं वयस्क प्रतिकर्षित होकर भाग भी जाते हैं।
इनपुटों को सम्मिलित करना है। क्या सम्मिलित करके बताना है? 15 प्रश्न है। एक तरफ जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं और राज्य हैं। कहा जा रहा है कि सिमिलीपाल हिमाचल प्रदेश में है क्या? दिहांग दिबांग उत्तराखंड, नोकरेक अरुणाचल प्रदेश के सामने लिखा है, कोल्ड डिजर्ट लिखा है उड़ीसा या फिर मेघालय। इनमें से कौन सही हो जाएगा? 15 प्रश्न की बात हो रही है, कौन सही होना चाहिए? तो 15 प्रश्न पर हम लौटते हैं। क्या होना चाहिए? ये नीचे विवरण दिया है इसका, पहले इसकी मिलान कर दी जाए। सिमिलीपाल कहाँ पर है? सिमिलीपाल हिमाचल में भी नहीं है। ऐसे तो हिमाचल में भी नहीं सिमिलीपाल है। उड़ीसा में रहेगा वैसे। किस में रहेगा? जो सिमिलीपाल रहेगा उड़ीसा में है। सॉरी, थोड़ा संभाल लेते हैं इसको। सिमिलीपाल किस में हो गया? उड़ीसा में। उड़ीसा 4 नंबर पे दिया है। किस पे नंबर पे दिया? 4 नंबर पे दिया है उड़ीसा। और दिहांग दिबांग ये है सिमिलीपाल, कहाँ हो गया? उड़ीसा, नीचे लिखा है। और दिहांग दिबांग चौथे नंबर पे जुड़ गए ये। और दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में तीसरे नंबर पर हो गया। नोकरेक, नोकरेक कहाँ पर है? 4-3 था। नोकरेक मेघालय में। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। तो 4-3 5वां मेघालय लिखा है। नोकरेक है मेघालय में। और डी नंबर कहाँ है? डी का क्या? कोल्ड डिजर्ट तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डिजर्ट है। 4-3-5-1 कहीं मिल रहा क्या? 4-3-5-1, हाँ डी नंबर हो गया। वेल, आंसर क्या हो गया? डी नंबर सही हो गया। यहाँ पर फिर से देख लीजिए। सिमिलीपाल उड़ीसा में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, नोकरेक मेघालय में, और शीत मरुस्थल यानी कि कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में। फिर से चेक कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश में क्या रहेगा? कोल्ड डिजर्ट रहेगा। सिमिलीपाल उड़ीसा में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, नोकरेक मेघालय। विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशेष कृषि ग्रामोद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि निर्यात का संवर्धन करना, या फिर खाद्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाना, तिलहन की खेती बढ़ाना, दलहन की खेती का संवर्धन। विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग का मतलब है कृषि निर्यात का संवर्धन करना। ए नंबर सही हो जाएगा। विशेष कृषि जो थी ग्रामोद्योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के अंतर्गत ही रहेगा। गोल्डन हैंड शेक का ये प्रश्न रिपीटेड है। गोल्डन हैंड शेक का संदर्भ निम्न में से किससे है? अति विशिष्ट व्यक्ति को सम्मानित करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, मंगलमय समुद्र यात्रा की कामना, विशिष्ट अतिथियों की आगवानी। तो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना जो है गोल्डन हैंड शेक के अंतर्गत रहेगी। वर्ष 1991 में क्या किया गया? वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति में सरकार ने क्या किया? सार्वजनिक उपक्रम के जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं के अधिशेष कर्मचारियों से मुक्त करने के लिए प्रोत्साहन युक्त एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की। वीआरएस इसको कहते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। प्रारंभ की है वीआरएस, प्रारंभ की थी इसकी। इसे ही स्वर्णिम विदाई योजना या गोल्डन हैंडशेक के नाम से भी जाना जाता है, यही नाम दे दिया गया। परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर्गत आता है? परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक गतिविधियां, द्वितीयक गतिविधियां, तृतीयक गतिविधियां, या फिर ग्रामीण गतिविधियां।
तृतीयक गतिविधियाँ रहेंगी। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन यानी कि संचार, वाणिज्य इसके अंतर्गत आएंगे, तृतीयक गतिविधियों के अंतर्गत। सी नंबर सही हो जाएगा। प्राथमिक सेक्टर में क्या आता है देख लीजिए, कृषि, उनसे संबंधित वस्तुएं। प्राइमरी सेक्टर में जो चीज़ आएगी एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो वस्तुएं हैं वह सभी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहा जाएगा उससे। कारखाने, निर्माण, बिजली, जलापूर्ति, ये सब द्वितीय क्षेत्र से आएंगे। तो द्वितीयक के बाद में तृतीयक देख लीजिए, टर्सरी सेक्टर में आएगा परिवहन, व्यापार, शिक्षा, होटल, सरकारी प्रशासन, वित्त आदि शामिल रहेगा। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है। सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम कौन सा इनमें से नहीं है, ये बताना है। आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, सी नंबर सही रहेगा, ये नहीं है। आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, असंगठित वर्कर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, ये सब सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम है, लेकिन ये वाला नहीं, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इसके अंतर्गत नहीं आता। 19वां का सी रहेगा। यहाँ पर देखेंगे सामाजिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2008 तथा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि, जबकि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम है। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। क्या चीज़, डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किसके लिए, हैंडीकैप्ड के लिए कहाँ स्थित है। आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या फिर कानपुर में। तो यह है कानपुर में है। कहाँ है, कानपुर में। डी नंबर सही हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, इसकी स्थापना वर्ष 1997 में कानपुर में की गई। कहाँ पर, कानपुर में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ डिस्ट्रिक्ट दिए हैं, एक तरफ उत्पाद दिए हैं। अलीगढ़ कहा जा रहा है कि विद्युत करघा के लिए उत्पाद है। फिरोजाबाद ताले, मुरादाबाद पीतल के बर्तन, टांडा चूड़िया। मिलान कर लीजिए। 21वां प्रश्न है, क्या है, 21वें प्रश्न की बात हो रही है, कौन सा सही होना चाहिए। तो इस हिसाब से देख लीजिएगा इसमें से क्या सही रहेगा। पहले तो इधर से एक देख लेना। अलीगढ़ तो ताले मशहूर है, 2 हो गया। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में रहेगा चूड़ियाँ। फिरोजाबाद में चूड़ियाँ, कांच की चीज़ें, चूड़ियाँ हो गई। और मुरादाबाद में पीतल लंगड़ी कही जाती है, 3 हो गया। बचा एक टांडा। टांडा में जो बनेगा विद्युत करघा के उत्पाद, 1 2 4 3 1 है कहीं क्या, 2 4 3 1, सी नंबर सही हो गया, 2 4 3 1, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। 22वां प्रश्न है, नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ये भी है, सही है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, ये भी सही हो गया। उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। गोरखपुर खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग, हाँ ये गलत है, गोरखपुर नहीं जाना होगा पहले।
वाराणसी रेशम उद्योग, ये भी सही है। तो खेल कूद के सामान के लिए मेरठ में है, न कि गोरखपुर, तो ये भी सही है। सॉफ्टवेयर एंड सूचना प्रौद्योगिकी नोएडा में। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए फेमस है, और वाराणसी रेशम उद्योग के लिए। खेल कूद के जो सामान बनाने के गोरखपुर के नहीं हो, बल्कि क्या होता है, मेरठ से, बताया था मैंने। 23वां प्रश्न है, पार्क हैं और जिले हैं, ये बताना है। किसकी बात हो रही है? 23वें प्रश्न की बात हो रही है। तो 23वें प्रश्न में करना है हमको, पहले तो हम इसको करेंगे मिलान। अपेरल अपारेल पार्क कहाँ पर है स्थित? उन्नाव में नहीं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क सहारनपुर में। एग्रो प्रोसेसिंग कानपुर में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में। कौन इनमें से सही होगा? अपारेल पार्क कहाँ है? ये है कानपुर में, 3 हो गया। बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ पर है? ये तो लखनऊ में, 4 हो गया। एग्रो प्रोसेसिंग जोन ये है सहारनपुर में, सॉरी। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव फेमस है। फिर से देख लीजिए, अपैरल पार्क कानपुर में, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में, एग्रो प्रोसेसिंग जोन बना है सहारनपुर में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कानपुर में। कुछ लोग लगा के आते नहीं, कहाँ है वो फैक्ट्रियाँ, जरूर वहाँ दूर तक फैली हुई हैं, असर इसका कानपुर तक, लेकिन उन्नाव में है यह। तो 3 4 2 1 कहीं है क्या? 3 4 2 1, ये नंबर सही हो गया। श्रीनगर पावर राजवंश का, सॉरी पवार बोलेंगे, श्रीनगर पवार बोलते हैं। श्रीनगर पवार राजवंश का संस्थापक है विजयपाल, पृथ्वीपति शाह, अजयपाल, मान शाह। 24वां अजयपाल है। श्रीनगर पवार राजवंश कौन है? अजयपाल। सी नंबर सही है। श्रीनगर पवार राजवंश की स्थापना अजयपाल ने की थी। उसने क्या किया, छोटे छोटे जो शासकों द्वारा शासित विस्तृत भूभाग को मिलाकर इसकी स्थापना कर दी। कौन सा उद्योग उत्तराखंड की आय में सबसे अधिक योगदान करता है? उत्तराखंड के बारे में जानकारी हासिल हो जाएगी आपको। इनमें से कौन सा उत्तराखंड की आय में सबसे अधिक योगदान करता है? बिजली, पर्यटन, वन या फिर परिवहन? पर्यटन करता है, बी नंबर सही हो गया। राज्य सरकार इसको बढ़ावा भी दे रही है, जबकि नेचुरल प्लेसेस के अलावा, एडवेंचरस प्लेसेस के अलावा यहाँ पर धार्मिक स्थल भी बहुत हैं। तो 25 का कौन सा हो गया? बी नंबर सही हो गया। वाडा का संबंध है, वाडा इसका ये नाम है। वाडा का संबंध है वैमानिकी से, डोप टेस्टिंग से, बीमा से, स्टॉक एक्सचेंज से। डोप टेस्टिंग से है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, ये होनी चाहिए। 26 का बी नंबर। इसी प्रकार भारत का बना है नेशनल एंटी डोपिंग टेस्ट एजेंसी है प्रकार की, ये है वाडा। तो ये रहेगा, सॉरी, ये किस में रहेगा? वर्ल्ड के लिए रहेगा, बी नंबर सही हो गया। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का संबंध डोप टेस्टिंग से है, या एक वैश्विक संस्था अंतर्राष्ट्रीय खेलों, जो खेल प्रतियोगिताएं हैं उनमें से शक्तिवर्धक दवाओं के
हतोत्साहन एवं परीक्षण के कार्य में संलग्न है। कोई खिलाड़ी है जैसे दौड़ कर रहा है, पता लग रहा है उसने स्टेरॉइड लेकर के रखा, या खिलाड़ी है जो भी अन्य किसी क्षेत्र का है, रेसलिंग का है, जो भी है, तो अगर उनके समय समय पर जांच होती रहती है, नेशनल लेवल की तो होती ही है, कोई बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं जैसे ओलंपिक हो गया, एशियन गेम्स हो गए, तो इसमें भी चीज़ें वाडा जांच करती है खिलाड़ियों की, कहीं कोई स्टेरॉइड वगैरह तो नहीं ले रहे। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है। पीएनबी में इनमें से कौन सा बैंक विलय किया गया? बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, भारत ओवरसीज बैंक यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक, या ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। 27वां प्रश्न है ये। तो भारत ओवरसीज बैंक, सी नंबर सही होगा। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, यह मर्जर 1993 में हुआ। 27वां का तो कुछ गलत हो गया, बी नंबर सही होगा। न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक तो दूसरे में हुई है। हाँ, न्यू बैंक ऑफ इंडिया ये हो गया 1993 का, ये बी नंबर सही हो गया। ऊपर वाले में भी बी हो गया, इसके बाद ये भी रहेगा बी, बी भी है नंबर पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, जितने हुए हैं बायोलॉजिकल, ठीक है, कंपोनेंट्स हैं, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। कंपाउंड की बात हो रही है यहाँ पर, कंपोनेंट्स, कंपाउंड, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स जो हैं उनका अनिवार्य मूल तत्व क्या है? सभी जैविक यौगिकों का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, या फिर कार्बन, या फिर गंधक, इनमें से कौन सा तत्व जो है जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है? गेस करिएगा भाई। कार्बन तो होना ही चाहिए, सी नंबर सही हो गया। सी का मतलब सी ही मौजूद रहता, कार्बन। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं, बिल्कुल। कार्बनिक यौगिक में कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है, जलाने पर तो दूध है उसमें इतना सफ़ेद होता है, उसको भी जलाया जाए तो कार्बन काला हो जाएगा, कार्बन तो है ही। WLL का अर्थ है क्या है इनमें से? विदाउट लीवर लाइन, विद इन लोकल लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लॉन्ग लाइन। वायरलेस इन लोकल लूप, सी नंबर। ये तो क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? इन लोकल लूप है, एक प्रकार का संचार प्रणाली है। अब तो चीज़ें काफ़ी कुछ आगे बढ़ गई हैं, इसको आगे न देख। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर फोन सुविधा उपलब्ध करा रहा है, लेकिन अब तो दुनिया आगे बढ़ गई है भाई, पहले की चीज़ थी ये। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? रैखिक संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, या फिर द्रव्यमान संरक्षण? रैकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण पर आधारित कार्य करेगा ये, ठीक है, ए नंबर सही हो गया। व्याख्या देखेंगे। जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज के लिए। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर करिएगा।